हेलो एवरीवन, डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। ड्रीम एकेडमी के इस ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम बच्चों के एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम स्ट्रेटजी को लेकर के तैयार कर रहे हैं। कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ख्याल रखनी रहेगी और एग्जाम को लेकर के कुछ बातें हैं जो बच्चों के बारे में आपको जानना रहेगा, ताकि बच्चे चाह के भी मिस्टेक ना करें। तो सबसे पहली चीज़ जो हम आपको बताना चाहेंगे वो है बच्चों का टाइम शेड्यूल, कि किस तरह से बच्चों के एग्जाम का टाइम शेड्यूल रखा गया है, डेट क्या है, डेट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है और उसका टाइमिंग क्या है। तो हमने सभी क्लास का यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, 2, 3, क्लास 11 तक के कंप्लीटली रखा गया है। तो एग्जाम हमारे यहाँ स्टार्ट है 3 अक्टूबर से। 3 अक्टूबर से हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनकी क्लासेस का एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हर एग्जाम के बीच में प्रिपरेशन के लिए गैप दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 अक्टूबर से के बाद है ये 5 अक्टूबर को, फिर 7 अक्टूबर को है, फिर ये 9 को है, फिर 11 को और लास्ट में 13 को है। दूसरा स्ट्रेटेजी ये है कि जिन क्लासेस में सब्जेक्ट कम है, जैसे नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के, तो वहां हमने एग्जाम को थोड़ा लेट से स्टार्ट किया है ताकि उनको रिवीजन के लिए और टाइम मिल सके, उनकी प्रिपरेशन और बेहतर हो सके। तो प्री प्राइमरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी इनका एग्जाम 9 अक्टूबर से स्टार्ट है, 9, 11 और 13 को है। इसके अलावा अगर हम क्लास 1, 2, 3, 4, 5 की बात करें तो इनका एग्जाम 7 अक्टूबर से स्टार्ट है, 7, 9, 11, 13। ये सारी शेड्यूल जो है उनके एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है, जिसका आपको भी ख्याल रखना है ताकि बच्चा कहीं गलती से भी ऐसा ना हो कि किसी और एग्जाम के दिन में किसी और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करता रहे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरे सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है, क्या क्या सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन किस प्रकार से है। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमने जो एक नया चीज किया हुआ है वो इसके टाइम शेड्यूल को लेकर के, तो स्कूल टाइम को ही लगभग ख्याल रखते हुए हम इस तरह से अरेंज किए हुए हैं कि उनका रूटीन जो है ब्रेक ना हो। एज यूजुअल जो क्लास स्कूल आने का टाइम है 8 ओ क्लॉक, तो 8 ओ क्लॉक में ही स्कूल आना है। बाकी असेंबली होगी, उसके बाद फिर उन लोगों को कुछ भी टिप्स वगैरह देने हैं प्रिपरेशन के लिए, तो वो हम जो है 9 ओ क्लॉक तक के अरेंज करके रखेंगे। देन एग्जाम का टाइम स्टार्ट हो रहा है। अगर हम प्री प्राइमरी की बात करें तो प्री प्राइमरी का एग्जाम होगा 9 से 11, 2 आवर्स का। देन 11 to 12 ओ क्लॉक 1 आवर्स हम इनको नेक्स्ट डे क्या एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करवाएंगे, उसकी स्ट्रेटेजी देंगे, ताकि बच्चा अगले एग्जाम में ज्यादा बेहतर तरीके से माइंड सेट कर पाए। हम चाहते हो तो यहाँ पर 11 ओ क्लॉक के बाद इनको रिलीव कर सकते हैं, उनको घर जाने के लिए छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे टीचर के साथ अटेंशन में रहे, थोड़ा सा और एग्जाम के बारे में सीरियस माहौल उनको मिल पाए। इसलिए 1 घंटे का जो टाइम है 11 से 12 हम बच्चों को टीचरों के साथ इंगेज करके वो सीरियस माहौल देना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे क्लास 1 to 5 है तो इनका भी आने का टाइम सेम है 8 ओ क्लॉक। 8 ओ क्लॉक को उनको आना रहेगा। इसके बाद इनका एग्जाम स्टार्ट होगा 9 ओ क्लॉक से, फिर 9 से 11:30 ये 2.5 घंटे का इनका एग्जाम रहेगा। और एग्जाम के बाद इनको हम 11:30 से लेकर के 1 PM तक के, मतलब अगर हम एक यूटिलाइज टाइम देखें तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 12 से 1 एटलीस्ट 1 घंटा हम उनको नेक्स्ट एग्जाम के लिए रिवीजन देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम क्लास 1 की बात करते हैं तो क्लास 1 में 7 अक्टूबर को क्या है, मैथ्स है। अब वो मैथ्स का एग्जाम खत्म हो गया 11:30 बजे, फिर उसके बाद उनको और रोका जाएगा 1.5 घंटे, ताकि नेक्स्ट डे जो हिंदी का एग्जाम है इसकी स्ट्रेटेजी और उसके लिए कुछ रिवीजन, बच्चों को कुछ डाउट होंगे तो वो क्लियर किया जा सके। हम इस बात को समझते हैं कि जब एग्जाम का टाइम रहता है तो बच्चों का अटेंशन पीक पे रहता है, बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प किया जा सके, उनके डाउट को क्लियर किया जा सके। फिर इसके बाद उनको 1 PM को वापस घर के लिए छोड़ दिया जाएगा। सिमिलरली अगर हम क्लास 6 से 11 की बात करें तो इनका भी आने का टाइम सेम है, सभी के आने का टाइम एज यूजुअल स्कूल टाइम पे है। इनका भी एग्जाम टाइम 9 से लेकर 11:30 2.5 घंटे का है। देन इसके बाद इन लोगों को 1 PM तक के फिर से नेक्स्ट डे के एग्जाम के लिए रिवीजन के लिए रखा जाएगा। जैसा कि 3 अक्टूबर से इनका एग्जाम स्टार्ट हो गया है, आज हम जब वीडियो अभी आपको रिलीज कर रहे हैं तो आज 3 अक्टूबर है,
तो इनका जो एग्जाम है आज से स्टार्ट हो चुका है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्लास 6 में आज एसएसटी का एग्जाम था। तो इन लोगों को नेक्स्ट जो एग्जाम है इंग्लिश, इसके लिए रिवीजन दिया गया है और 1 घंटे में जो भी उनको डाउट रहा उसको क्लियर किया गया है। इसके अलावा एक और बोनस पॉइंट है, आप देख पा रहे हैं कि 3 अक्टूबर को एसएसटी का एग्जाम हो चुका है, जिसके लिए हमने और पहले ही रिवीजन दिया हुआ था। अब नेक्स्ट जो एग्जाम है इंग्लिश, इसके लिए हमने 1 दिन का गैप रखा है। 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में 4 अक्टूबर का पूरा टाइम उनके प्रिपरेशन के लिए है। लेकिन किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हमें कुछ डाउट है, हमें कुछ और रिवीजन की जरूरत है, कुछ डाउट ऐसे हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो इस दिन हमारे सारे टीचर अवेलेबल रहेंगे। आप चाहेंगे तो अपनी सुविधा के अनुसार से स्कूल टाइम पे बच्चों को स्कूल ला सकते हैं। जो भी डाउट होगा टीचर के साथ बैठ करके क्लियर किया जा सकता है। तो ये सुविधाएं भी आपके लिए है। जो भी गैप है इस बीच में, हर एग्जाम के बीच में हमने 1-1 दिन का गैप रखा है, ताकि अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि हमें अपने डाउट को क्लियर करना है तो वो आ सकते हैं स्कूल उस दिन में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार से और अपने टाइम की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बाकी जो एग्जाम के बाद की प्रोसेस है वो तो फिर आगे हमको पीटीएम के थ्रू आपको बताया जाएगा। और इसके पहले अभी तक के काफी सारे क्वेश्चंस थे कि सर आप लोग किस तरह से क्या क्या चीजें यूनिट टेस्ट कराए हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो काफी सारे पेरेंट्स को शायद नया लगा होगा हमारा स्ट्रेटेजी। हमने अभी इस टर्म 1 के एग्जाम के पहले 3 यूनिट टेस्ट रखा हुआ था। तो वो सारी चीजें हम क्या पर्पज से किस तरह से अभी पूरे सेशन को टर्म 1 तक के आगे कंडक्ट किए हैं, वो सारी प्लानिंग हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। और साथ ही ये बताने वाले हैं कि अभी एग्जाम के टाइम में आप बच्चों का किस तरह से ख्याल रखेंगे ताकि बच्चे ज्यादा अच्छे अटेंशन के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जाम दे पाएं और ज्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाए। तो इसके लिए मैं ओम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए और इन बातों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है सर, आप कीजिए आगे। थैंक यू सर। हाँ, आज इधर। Thank you so much, sir. Dear students and dear parents, good morning, good afternoon and good evening. जिस समय में भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं बिल्कुल सर ने जैसा हम सभी को गाइड किया उनके ही पॉइंट्स की कुछ बारीकियों को आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखें और जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करें फॉलो करने का। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड में हम ये बेसिकली देखने वाले हैं कि हमने अभी तक इस लगभग 3.5-4 महीने के पीरियड टाइम में क्या क्या प्रिपरेशन किया और क्या बच्चों के लिए एक्टिविटीज किया उनके सब्जेक्टिव टीचिंग को लेकर। अगर हम पहले पॉइंट के बारे में बात करें कि उनका सब्जेक्टिव टीचिंग को लेकर कैसा वर्क किया गया, एकेडमिक एक्टिविटीज क्या हुआ, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रेगुलर स्टडीज। हमने ये पूरा कोशिश किया कि अपने तरफ से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर सकें, उनको क्लासेस में रखें और उनको हम ये अपॉर्चुनिटी दें कि वे क्लासेस मैक्सिमम अटेंड करें, अब्सेंटिस कम करें। जब कभी भी बच्चे अब्सेंट हो रहे थे तो हम पोलाइटली ऑफिस के तरफ से पेरेंट्स को कॉल कर रहे थे। पेरेंट्स को कॉल करके ये पूछ रहे थे कि क्या कारण रह गया कि बच्चा अब्सेंट था। बच्चा अगर अब्सेंट हो रहा था तो अगले दिन उसके सब्जेक्ट की जो पढ़ाई हुई है उसके लिए बैकअप प्रोवाइड करना, नोट्स प्रोवाइड करना, उसको एक क्विक रिविजन के फॉर्मेट में उनको फटाक से बताना ताकि बच्चे जिस दिन प्रेजेंट हुए उस दिन के टॉपिक को लेकर कैच कर सकें। तो ये हमने करने की कोशिश किया है। अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो रेगुलर होमवर्क, हमने कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जिस दिन होमवर्क नहीं गया होगा। इवन इवेंट्स के टाइम में भी, मान लीजिए टीचर्स डे मनाना हो, इंडिपेंडेंस डे मनाना हो, उस टाइम पे भी कुछ टारगेटेड होमवर्क्स इस तरीके से दिया गया था कि अगर व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं गया हो तो बच्चों को पहले से समझाया गया हो कि इसे आप असाइनमेंट की तरह समझें और जब अगले दिन आप आए तो इतने कंटेंट को पढ़कर इन चैप्टर्स को रेडी करके आप आए ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सकें डेली क्लासेस में। चलिए अगर हम नेक्स्ट एक्टिविटी, एकेडमिक एक्टिविटी के बारे में देखें तो हम देखेंगे कि हमने कॉपी चेकिंग किया है इंटेंसिवली। मुझे नहीं लगता कि ड्रीम एकेडमी हमारे स्कूल के अलावा कोई भी ऐसा स्कूल होगा जो कॉपी चेकिंग को, पर्टिकुलरली आज के टाइम में जब यूट्यूब है, एकेडमिक्स को, बच्चों के राइटिंग हैबिट्स को बाईपास करने की सारी फैसिलिटी होते हुए भी सर के गाइडेंस में हमने इतना हार्डवर्क करके
पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करके, जिद करके बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम रोक कर उनके कॉपी को माइन्यूटली चेक किया। हर एक बच्चे को कोशिश किया कि वे कॉपी बनाएं ही और पूरा बनाएं। साथ ही साथ हमने अगर जो बच्चे कॉपी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, नोट्स कवर नहीं कर पा रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स आ जा रहे हैं, उस दिन की पढ़ाई में भी कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स आ जा रहे हैं, उन सभी को स्टेप बैक की फैसिलिटी दिया कि हमने कहा कि चलिए आपकी छुट्टी हो रही है 1:40 को, आप रुकिए हमारे साथ 2 बजे तक, 2:30 बजे तक। आप टीचर्स जो अवेलेबल हैं उनसे पूछिए क्या डाउट है, क्यों होमवर्क नहीं हो पाया उसको क्लियर कीजिए, कॉपी चेकिंग में क्या कमी रह गई कि आप नहीं लिख पाए, उस फैसिलिटी को हम यहीं देने की कोशिश किए। हमने उन बच्चों को होमवर्क और कॉपी कंप्लीशन के लिए लगातार मोटिवेट किया। और इसके लिए एक तरफ से अगर मैं सर से परमिशन लेके आप सभी को थैंक यू कहना चाहूं तो ये भी बड़ी बात होगी कि आप सभी पेरेंट्स ने हमको इतना सपोर्ट किया कि आपके बच्चे को हम यहाँ 2:30 बजे तक भी अगर रोके, कभी कभी 3 बजे तक भी रोके, तो आपने हमारा सपोर्ट किया, उन बातों को समझा आपने। सर यहाँ पर एक चीज़ पे मैं आपको और आगे हिंट करना चाहूँगा। कॉपी चेकिंग को लेकर के हमने जिस तरह भी कोशिश किया है, इसके बावजूद भी काफ़ी सारे पेरेंट्स हमें लगातार बता रहे थे कि सर कुछ जगहों पर मिस्टेक है जिसको टीचर जो है पकड़ नहीं पाए हैं और उसके बावजूद भी वहाँ पर टिक लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक माइनर लेवल पे हमसे ये चीज़ें हुई है और इसके लिए हम लगातार प्लान कर ही रहे हैं। तो ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी सर आपके साइड से जो हम चाहेंगे कि और कॉपी चेकिंग में और ज़्यादा बारीकियों को हम पकड़ पाएँ और किस तरह से हम प्लान कर पाएंगे कि उनको करेक्शन अच्छे तरीके से हो, मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो और बच्चे लोगों को ये कंफर्म रहे कि हमारी कॉपी जो है कॉपी परफेक्ट है करके। जी सर, बहुत सही कहा सर आपने। इसके लिए हम लगातार प्लानिंग कर ही रहे हैं सर के गाइडेंस में कि कॉपी चेकिंग को लेके देखिए हमारे पास 2-3 लेवल पर हम फैसिलिटीज अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो टीचर खुद क्लास में एक्टिवली जब फर्स्ट टाइम टीचिंग कर रहे हैं एक सब्जेक्ट को, जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या लिख रहे हैं उन चीजों को वो बच्चों के पास जा जाकर देख रहे हैं। दूसरी बात, हम टीचर से खुद उनके हैंड रिटन नोट्स मांग रहे हैं। कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो इवन टाइप्ड नोट्स भी दिए हैं ताकि वो बहुत अच्छे से वेरीफाइड हो, टीचर्स के हैंडराइटिंग में हो ताकि उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक के चांसेस ना हो। हम ऐसे नोट्स स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी की तरह अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को भी ध्यान रख रहे हैं कि ऐसा नोट्स एक डेफिनेट प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही मिले। ऐसा ना लगे कि बच्चों को हमेशा कि हाँ लिखने की क्या जरूरत है, अब तो हमें नोट्स मिल ही जाएगा, उसी को प्रिंट आउट करा लेंगे, फोटोकॉपी करा लेंगे, उसी को पढ़ लेंगे। उसके लिए हम सर के गाइडेंस में एक डेफिनेट प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। आगे चल के सर ने जैसा कहा कि हम एक पीरियोडिक इवैल्यूएशन का प्रोसेस लाना चाह रहे हैं। उसमें कैसे होगा कि मान लीजिए अभी टर्म 1 के नाम से थोड़ा सा समय का शॉर्टेज रहा है, जिसमें क्योंकि बच्चों के लिए नया क्लास था, नया इन्वायरमेंट हो जाता है, एक नया हैबिट होता है, कुछ सर्टेन हॉलीडेज के बाद, एक लंबा समर वेकेशन के बाद इसे थोड़ा सा हैबिट फॉर्मिंग डिफिकल्ट हो जाता है। आपका कहना सही है क्योंकि टर्म 1 के पहले काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक तो बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे लेट से स्कूल आना शुरू करते हैं, फिर अभी लगातार जो है वायरल का टाइम था तो बच्चों का तबीयत खराब, कुछ इस तरह के सिचुएशन आए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पेरेंट्स का ये डिमांड बिल्कुल सही है कि उनकी कॉपी जो है प्रॉपर ही अच्छे से चेक रहें, क्योंकि अगर गलत रहेगा तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कतें होंगी। हालांकि ये हमारे लिए भी एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन हम इस पे लगातार काम करेंगे और हम अलग अलग लेवल पे एनालिसिस पे और करेंगे। जी, अभी सर के गाइडेंस में हमने ये प्रोसेस भी फॉलो करने का प्लान किया है कि कॉपी सिर्फ टीचर से ही क्यों चेक करें, अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो हम भी क्यों ना चेक करें। मींस हर एक स्टूडेंट की कॉपी यूनिट टेस्ट पहले चेक होगी, वीक में एक दिन डिफाइंड रहेगा कि उनके सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट का कॉपी चेक होगी, जिसका आगे चल के आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। वो कॉपी सिर्फ वहीं तक नहीं रुकेगा, यूनिट टेस्ट के पहले चेक होगी, जो नोट्स मिलेगा उसे क्रॉस वेरीफाई होगा, उसको हम खुद चेक करेंगे। इवन फैसिलिटी तो ये भी है कि डायरेक्टर सर खुद अपना टाइम देंगे कि बच्चों की कॉपी को बहुत माइन्यूटली चेक कर सकें और जहां पे भी मिस्टेक आ रहा है उसको करेक्ट कर सकें। तो इस पर हम जरूर वर्क करेंगे सर के गाइडेंस में। जी सर, और इसके लिए सर हम उन सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे जो लगातार हमें ये बताते हैं कि सर बच्चों के कॉपी को चेक करते समय इस बात का थोड़ा सा ख्याल और रखना चाहिए। इस तरह सजेशन जो हमको दिए जाते हैं, कुछ हमारी साइड से मिस्टेक हो जाती है कि सर ये चेक नहीं हो पाया,
तो जो लगातार पेरेंट्स हमको बताते हैं, इससे हमें भी समझ आता है कि बच्चों की जो माइनर माइनर जो मिस्टेक है वो किस तरह से हमारे पास आ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि लगातार वो हमें इस तरह से अपना कीमती एनालिसिस करके जरूर दें, ताकि हम और बेहतर तरीके से बच्चों के लिए आगे काम कर पाएं। जी सर, बहुत सही कहा आपने सर। तो जैसा मैं बता रहा था कि हमने बच्चों के लिए स्टे बैक की फैसिलिटी भी रखे हैं। वो शुरुआती में ऐसा लग सकता है बच्चों के नजर से कि वो उनके लिए पनिशमेंट हो, नहीं, लेकिन डायरेक्टर सर के लीडरशिप में ये एक्चुअली में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी की तरह है, जो आज के मॉडर्न टाइम में बच्चों को एकेडमिक एक्टिविटीज से फोकस्ड रखने के लिए बहुत जरूरी लगता है। तो हम उनको 2:30 बजे तक रोकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम उनके लिए लंच की फैसिलिटीज कराते हैं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस तरीके की फैसिलिटी दे सकें ताकि बच्चे अच्छे से वर्क कर सकें। उसके बाद जैसा कि हमने अभी बताया कि नोट्स हम ग्रुप्स में प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों के लिए जो किसी हेल्थ रीजन से बहुत लंबे समय तक छुट्टी में रह गए, किसी कारण से बहुत लंबी छुट्टी के बाद आ रहे हो, या किसी कारण से लेट एडमिशन हुआ रहा हो, तो पीछे की जो पढ़ाई हुई है वो सारी चीजों को आगे कवर कर सकें। उनके लिए हम बैकअप क्लासेस की फैसिलिटीज भी रखते हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज हमने प्रोवाइड किया है। अगला हम देखें तो फॉलो अप फॉर होमवर्क एंड कॉपी कंप्लीशन। जैसे जैसे बच्चों का नोट्स बन रहा है, उनको इंटेंसिव और टारगेटेड होमवर्क्स मिल रहा है, हम ऑफिस के तरफ से या कभी कभी हम खुद बच्चों के पेरेंट्स को कॉल करके उनको कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मॉनिटर करें। घर में जब बच्चा गया तो उसके पढ़ने का टाइम फिक्स रखें, 6 बजे तक उनका होमवर्क कंप्लीट हो जाए। जब वो 6 बजे तक होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो हम यहाँ से उन बच्चों को पर्टिकुलरली कॉल करते हैं जो होमवर्क नहीं किए रहते हैं या ग्रुप में अपने होमवर्क हो जाने का स्टेटस अपडेट नहीं किए रहते हैं। अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो 8 बजे तक हम एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी की तरह टीचर्स को ऑनलाइन भी रखते हैं, ताकि बच्चे का अगर होमवर्क के उस दिन के होमवर्क में भी कोई डाउट रह गया तो टीचर से हम तुरंत पूछकर उसको रिजॉल्व कर सकें। सर, यहाँ पर मैं एक पेरेंट के साइड से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एक पेरेंट्स का क्वेश्चन था जो मेरे पास आया हुआ था। जी डायरेक्टली उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा था, किसी और पेरेंट्स के थ्रू ये क्वेश्चन आया था कि सर, आप लोग जो 6 बजे तक के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने के लिए बोलते हैं, क्या वही फाइनल हमारा कॉपी चेकिंग करने का तरीका है? आप सिर्फ व्हाट्सएप में भेजने के लिए बोल देते हैं और क्लास में चेक नहीं करते हैं क्या? अगर ऐसा सर व्हाट्सएप में चेकिंग हो रहा है तो फिर तो सिस्टम गलत है। तो इस तरह के उनके दिमाग में कन्फ्यूजन था। तो मैं चाहूँगा कि इस बात को आप पूरी तरीके से क्लियर कीजिए कि कॉपी चेकिंग कब होती है, और जो हम 6 बजे तक के भेजने के लिए बोलते हैं पेरेंट्स को ग्रुप में, उसका क्या पर्पस है? जी जी सर, आपने बहुत सही बात को हाईलाइट किया है कि ऐसा पेरेंट्स की तरफ से कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि पर्टिकुलरली एक पेरेंट का ऐसा क्वेश्चन था ही, तो मैं आप सभी को ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि ये मेन स्ट्रीम नहीं है कि हाँ आपने होमवर्क का फोटो कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया और हमने हमारे तरफ से काम हो गया कि वही जो चेक होना था हो गया। नहीं, वो एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी की तरह है कि ऐसा ना लगे कि स्कूल सिर्फ 8 से 1:40 के बीच में बच्चों के लिए लिमिटेड हो गया, कि उसके बाद की टाइम की फैसिलिटी नहीं है। इसलिए हमने इसको एज एन एक्सटेंडेड एकेडमिक एक्टिविटी की तरह कि आगे बढ़कर सर के लीडरशिप में कि हम अपने तरफ से जो कुछ भी कर सकते हैं वो फाइनल स्टेप भी करने की कोशिश करेंगे। ये जज्बा का एक एग्जाम्पल है। लेकिन हमने अभी बताया आप लोगों को कि कॉपी चेकिंग को लेकर आगे भी हमारे बहुत से प्लान हैं, लेकिन वो सबसे लास्ट टाइम होता है जब बच्चे होमवर्क करके अगले दिन आते हैं या होमवर्क नहीं किए रहते हैं। तो उनके लिए हमने प्रॉपर होमवर्क रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाया है। हमारे पास 0 पीरियड का कॉन्सेप्ट है जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड 35 मिनट्स हर एक बच्चे के होमवर्क को उनके सब्जेक्ट टीचर के द्वारा चेक करने के लिए रहता है, ताकि ऐसा भी ना लगे कि बच्चा फोर्थ पीरियड के सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं किया है और वो डरा डरा सा क्लास में बैठा है कि फोर्थ पीरियड में ये टीचर आएंगे और मुझे डांट पड़ेगी। इस डर में शुरू के 3 पीरियड की भी पढ़ाई ना हो पाए, हमने वो पूरा का पूरा सेटअप पूरे 0 पीरियड में ही रखा है। और फिर जैसा हमने बताया कि लास्ट टाइम में अगर बच्चे को अभी भी डिफिकल्टी हो रही है तो हम उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं कि वो स्टे बैक करके 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक रुक के उन सभी चीजों को पूछ भी सकें। जहाँ तक मैं समझ पाया आपकी बात को, पेरेंट्स को मैं एक सिंपल वर्ड में समझाना चाहूँगा कि
जैसे पहले हमारे पास काफी सारे बच्चों का और पेरेंट्स का ये क्वेश्चन आता था कि सर मेरा बच्चा तो घर जाता है फिर खेलने लग जाता है या फोन चलाने लग जाता है, जी सर वो होमवर्क करता ही नहीं है। जी और हम जब नेक्स्ट डे क्लास में होमवर्क चेक करते थे तो पेरेंट बच्चे की साइड से यही क्वेश्चन आता था जी कि सर मैं भूल गया या मैं यहाँ चला गया था, तो डिफरेंट रीजन देते थे। जी तो हमने ये प्लान किया कि क्यों ना हम उनको उस समय ही चेक कर ले, जब वो नहीं किए रहेंगे तो हमको एक और मौका मिल जाएगा बोलने का कि चलो होमवर्क करो। जी तो जब वो स्कूल आ जाते हैं नेक्स्ट डे तो फिर उनको बोलने का कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि अब टाइम तो चला गया। जी तो हमने ये प्लान किया कि 6 बजे तक के बच्चे अगर जब घर जाते हैं 2-2:30 बजे पहुंचते हैं और 6 बजे तक अपना होमवर्क कर ले, हाँ तो फिर वो हमको भेज दे और हम एश्योर रहें कि बच्चे ने होमवर्क कर लिया। जी और अगर हम कॉल भी करते हैं इस पर्पज से 6 बजे जो बच्चे नहीं भेजे रहते हैं, तो कहीं पता चलता है कि बच्चा कोई होमवर्क करना ही शुरू नहीं किया है या कोई बच्चा खेल रहा है, कहीं घूम रहा है, तो हम कॉल पे उनको बात करके हमारे ऑफिस से बोला जाता है कि नहीं नहीं अभी आप होमवर्क कीजिए। तो एक तरीके से हमारे पास ये मौका रहता है कि हम उसको और पहले भी उनको जी मोटिवेट कर सके, करने के लिए हम बोल सके। जी ये हमारा मेन पर्पस है व्हाट्सएप पे सेंड करवाने का, जहां तक जी मैं समझ पाया। हाँ जी हाँ सर, आपने बहुत सही तरीके से बात को रखा है। और जाहिर सी बात है, ये पेरेंट लोगों का, जैसा कि क्वेश्चन सर ने बताया था कि व्हाट्सएप में ही बस भेजने के लिए कहते हैं, चेक नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ उसको एक बेहतर लेवल पर क्रॉस चेक कर पाने के लिए है। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जी जैसे कि हम अभी क्या कर रहे हैं होमवर्क को लेकर के बच्चों को 6 बजे तक के भेजने के लिए डेडलाइन दे दिए हैं। जी प्लस अगर नहीं भेजते तो हम उनको होमवर्क करवाते हैं, जी होमवर्क के लिए कॉल करवाते हैं। और तीसरा चीज हम ये करते हैं अब जो हमने करना शुरू किया है पिछले कुछ महीनों से, जी कि अगर आप होमवर्क करके नहीं आ रहे हैं तो हम लोग स्कूल में स्टार्टिंग में ही चेक कर लेते हैं और उसके बाद पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि आज नहीं करके आए हैं और हम लेट तक के रोक देते हैं। जी तो इन सब चीजों की वजह से बच्चों में क्या आपने वो परिवर्तन देखा है कि बच्चे अब होमवर्क करके आ रहे हैं? क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? जी हाँ सर, आपने बहुत सही बात को हाईलाइट किया है सर। अगर हम इस स्ट्रेटेजी और या इस प्लान को सर के गाइडेंस में अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें बिल्कुल बहुत रिमार्केबल वे में बदलाव आ रहा है। बात सिर्फ ये नहीं होती कि वो एक गिनती की तरह या फिर प्रोडक्ट की तरह, किसी सामान की तरह वो दिख जाए। एक 360 डिग्री स्टडी को लेकर, एकेडमिक्स को लेकर बच्चे के माइंड में अवेयरनेस की बात होती है, उसका एक लगातार हैबिट बनने की बात होती है। सर जैसे हम सभी को गाइड करते समय इस बात को बहुत अच्छे से बताते रहते हैं कि बच्चे आजकल पेरेंट्स के ऊपर भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर हम उनको लेकर क्रिएटिव वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में उनके ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं, सुपरविजन करते हैं, तो बच्चे उन चीजों के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। ये होमवर्क ही है जो इवन टीचर्स को भी क्लास में क्वालिटी एजुकेशन देने में मदद कर रहा है। क्योंकि कल का होमवर्क बच्चे अगर करके आ रहे हैं तो आज टीचर और मोटिवेटेड होकर बच्चों को और बेहतर क्वालिटी का कंटेंट दे पा रहे हैं। पहले अगर बच्चे होमवर्क करके नहीं आते थे तो मान के चलिए कि क्लास में 50-50 का अगर रेशियो रहता था, तो आज वो पूरी तरीके से 90-10 का रेशियो हो गया है। हार्डली ऐसे स्टूडेंट्स हो रहे हैं जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, वो भी जेन्युइन रीजंस कई हैं। और अगर नहीं भी है तो टीचर्स उनको बहुत अच्छे से टैकल कर पा रहे हैं। जैसा कि हम टीचरों से फीडबैक लिए उसके अकॉर्डिंग एक बात पता चला है जी कि जो बच्चे होमवर्क करके नहीं आते थे वो नेक्स्ट डे क्लास आकर के हम्म, या तो क्लास को डिस्टर्ब करते थे या जी बदमाशी करते थे। हाँ लेकिन अब ये टीचरों से फीडबैक मिला है कि नहीं सर अब वो होमवर्क करके आ रहे हैं तो वो बहुत सीरियस रहते हैं क्लास में और नेक्स्ट डे के होमवर्क के लिए फिर से प्लानिंग करते हैं। हाँ तो ये बच्चों के हैबिट पैटर्न में चेंजेस देखने को मिला है। जी हाँ ये बात अलग है कि कुछ बच्चों में थोड़े ज्यादा चेंजेस देखने को मिले और कुछ बच्चों में बिल्कुल शुरुआती लेवल पे है तो थोड़े से कम चेंजेस देखने मिले हैं। जी लेकिन ये हैबिट ही है जो बच्चों को एक आगे ले जाने के लिए मोटिवेट करेगा। जी हाँ सर, बहुत सही कहा। क्लास में बच्चा बैठा भी है तो अब उसको ध्यान रहता है, उनको ध्यान रहता है कि हाँ मुझे इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से फोकस करना है, मैम जो लिखवा रहे हैं उसको सावधानी से लिखना है, जो होमवर्क है उसे अच्छे से करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो मुझे शाम को 6 बजे तक रिप्लाई करना है, जब सुबह आऊंगा कल तो मुझे होमवर्क शो करना है, पेरेंट्स को जब इंफॉर्मेशन जाएगा तो ये बात मुझे बतानी पड़ेगी। तो बच्चा अब बिहेवियर के लेवल पर इन चीजों के इंपॉर्टेंस को समझ रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीजों को और ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। तो सच में इस चीज का बहुत ज्यादा असर देखने को मिला है। चलिए सर अब हम लोग मेनली एग्जाम को लेकर के कैसे प्लानिंग होनी चाहिए उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करके बात करेंगे, तो जी आगे आप कंटिन्यू कीजिए।
चलिए अब हम ये देखेंगे कि हमने अभी तक आपको बताया कि अभी तक कैसे एकेडमिक एक्टिविटीज को लेकर बातें हुई हैं। शायद ये भी हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट भी गए हों, लेकिन मैं आप पेरेंट्स लोगों को ये थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों को लगातार हमें रिमाइंड कराते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, और सर ने जैसा कहा कि आप हमें गाइड करते रहते हैं कि हम सच में और बेहतर कर सकें। अब हम देखते हैं कि हम अभी रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, ताकि सर ने जैसा आपने अभी वीडियो के इंट्रोडक्शन में और स्टार्ट में कहा था कि एग्जाम टाइम सबसे क्रूशियल टाइम होता है जब बच्चे बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। इस समय पढ़ाई को लेकर उनके नोट्स में, सब्जेक्ट में फोकस सबसे ज्यादा होता है। अगर इस समय हम उनको क्रूशियल रिवीजन प्रोवाइड करा पाए तो बच्चों का एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा होता है। उन चीजों को लेकर सर के गाइडेंस में हमने कुछ स्टेप्स बनाए हैं और इसको हम लगातार फॉलो भी कर रहे हैं। और एक बात और भी है सर, वो कहते हैं ना कि आदत जो है, आदत बनाने के लिए कुछ मोमेंट चाहिए रहते हैं। जी। अगर एक पर्टिकुलर मोमेंट में हमको थोड़ा सा आदत बनाने का मौका मिल जाए तो हो सकता है वो आदत कंटिन्यू हो जाए। जी हाँ तो सर। हम ये प्लान कर रहे हैं कि क्या पता वो बच्चे जो अभी पढ़ने के लिए उतने सीरियस नहीं रहते हैं, अभी एग्जाम का माहौल ऐसा मिले कि वो ज्यादा मोटिवेट हो जाए और उसके बाद फिर साल भर अच्छे हैबिट से इसको फॉलो करें। जी तो ये हाँ भी सर। हमारे पास एक एडवांटेज है। जी हाँ सर, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ड्रीम एकेडमी सिर्फ और सिर्फ एक स्कूलिंग एक्टिविटी तक लिमिटेड नहीं है, वो 24/7 ऑलमोस्ट बच्चों के लिए खड़ा हुआ है। हर हाल में किसी भी तरीके की एकेडमिक इशू हो, इवन पेरेंट्स के लिए भी हो कि बच्चों को कैसे पढ़ने के लिए हो, हम आगे बात करेंगे। ड्रीम एकेडमी खड़ा हुआ है आप लोगों के साथ। चलिए देखते हैं। तो टू रिविजन्स बिफोर एवरी यूनिट टेस्ट। तो सर ने जैसा आप लोगों को इंट्रोडक्शन में कहा था कि हम इस बार मंथली यूनिट टेस्ट का सिस्टम लेके आए थे। रीजन ये था कि बच्चों को 2 टर्म एग्जाम देने हैं, साल में 2 टर्म एग्जाम में देने हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर पेरेंट्स कि टर्म एग्जाम खुद में फाइनल एग्जाम है। आप लोगों से मैं पोलाइटली ये बातों को रखना चाहूंगा कि टर्म 1 एग्जाम तिमाही एग्जाम की तरह नहीं है, ये खुद में एक फाइनल एग्जाम है। ये उतना ही मायने करता है जितना कि एनुअल एग्जाम मायने करता है, और इस बात को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सर ने हम में से हर एक टीचर को ये बात क्लियरली समझाया है। तो हम ये टारगेट किए थे कि हर यूनिट टेस्ट में, महीने के लास्ट में यूनिट टेस्ट हुआ है, और उस यूनिट टेस्ट के पहले कम से कम 2 बार रिवीजन जरूर हो। ध्यान रखेंगे, मैं जब 2 बार रिवीजन की बात कर रहा हूं तो कॉपी चेकिंग होना, बच्चों को पूरा यूनिट टेस्ट के सिलेबस को कवर कराने के बाद एग्जाम के यूनिट टेस्ट के जस्ट पहले 2 बार रिवीजन की बात कर रहे हैं। होमवर्क, टीचिंग, बैकअप, ये चीजें एडिशनल हैं। तो हमने 2 बार रिवीजन कराने की कोशिश किया है, और यूनिट टेस्ट जैसा कि मंथ के लास्ट में होगा, उसके पीछे एक मेन सर के गाइडेंस में हमने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश किया कि यूजुअली क्या होता है जब अचानक से टर्म एग्जाम आता है या फाइनल एग्जाम आता है तो बच्चे मेमोराइज करने के लिए, लर्न करने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं। वे एक हफ्ते की चीज को अपने माइंड में थोड़े आसानी से रख पाते हैं, लेकिन 1 महीने की चीज को अगर वो माइंड में रख पाए तो वो उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत जबरदस्त बात हो सकती है। तो उसको हम अचीव करने के लिए यूनिट टेस्ट का टारगेट लेके आए थे, जिसके पहले हमने 2 बार रिवीजन कराने की कोशिश किया है। सर इस पे एक क्वेश्चन है पेरेंट साइड से। कुछ पेरेंट्स थे जिन्होंने इस बात पे बिल्कुल अपना सजेशन रखा कि सर जैसे कि आप लोग यूनिट टेस्ट को एक दिन में 2 टेस्ट या 3 टेस्ट रख रहे हैं तो इससे बच्चों को थोड़ा बर्डन फील हो रहा है। ऐसे 2-3 पेरेंट के साइड से हमको क्वेश्चन आया था। तो इसमें हमारा पर्पस क्या था? क्या इसमें पर्पस हमारा ये था कि बच्चों को हम चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी हो ताकि टर्म 1 एग्जाम में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए? और अगर ऐसा था तो उसका कितना इम्पैक्ट हमको अभी तक के बच्चों के बिहेवियर में, बॉडी लैंग्वेज में और एग्जाम को लेकर के सिंसियरिटी में देखने को मिला है? थोड़ा इस बात को आप एक्सप्लेन कीजिएगा। जी हाँ सर, आपने ये क्वेश्चन सही पूछा है। कुछ पेरेंट्स ऐसा कहते हैं, और इन पेरेंट्स को भी मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा कि आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस को और अपनी बातों को सीधे तौर पर हमारे पास रखते हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है, शुरुआती तौर पर ऐसा लगता भी है कि हाँ, बच्चे को एक दिन में, जैसे 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चे हैं तो एक दिन में उनको 3 एग्जाम देना है, लंच के पहले 1 और लंच के बाद 2 एग्जाम। तो बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि उसको कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी, क्या करनी चाहिए। लेकिन इसके लिए हमने पूरी तरीके से प्लान्ड
प्लान करके हम उस महीने की शुरुआत करते थे। आप देखेंगे डियर पेरेंट्स कि शुरुआत के एक महीने में हमने मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप लोगों को भेजने में थोड़ा सा लेट किया, लेकिन लास्ट टाइम का जो यूनिट टेस्ट का था हमने उसको ऑन टाइम सेंड कर दिया था। इसका पूरा का पूरा टारगेट प्लान्ड रहता है कि जैसे ही एक नया महीना शुरू हो रहा है, उस मंथ का सिलेबस डिसाइडेड है, बच्चों को उस तरीके से गाइडेड इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि चलो आपको इस महीने के इस सिलेबस में यूनिट टेस्ट में ये चीजें देनी है, उसका हम इस तरीके से प्लान करेंगे। अगर उस महीने में हमें वर्किंग डे या टीचिंग डे 25 मिला है, तो हम हमेशा ये कोशिश किए हैं कि 17 to 18 टीचिंग डेज में वो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और कम से कम 5 से 6 दिन हमें बच्चों के रिवीजन, कॉपी चेकिंग और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए टाइम मिले। तो इस बार हम इस चीज को और आप लोगों के फीडबैक को कंसीडर करते हुए इस प्लान को थोड़ा रिव्यू करने के बारे में सोचा है और सर के गाइडेंस में जैसा कि कुछ बेस्ट होगा, जो भी बेस्ट होगा, जिस बेस्ट हम जो ऑब्जेक्टिव चाहते हैं कि टर्म एग्जाम्स में बच्चे बेहतर परफॉर्म कर सकें, उनका मेमोरी स्किल डेवलप हो सके, उसके लिए जो बेस्ट लगेगा वो चेंजेस जरूर करेंगे। मुझे कहीं न कहीं इसका एक फ़ायदा ये लगता है सर कि जैसा कि हम जानते हैं कि आज कंपटीशन का टाइम है, तो जब बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करते हैं तो वहाँ पर उनको एक ही दिन में जी सारे सब्जेक्ट को लेकर के एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। जी लेकिन अगर हम स्कूल में बात करते हैं तो बच्चों का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि अगर कल एग्ज़ाम है तो अगर 1-2 दिन पहले पढ़ना है जी और बाकी दिन जो स्कूल के डेज़ हैं उसमें बहुत लाइटली लेते हैं। हाँ लेकिन जब बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है तो साल भर मेहनत करता है ताकि वो एक दिन सब चीज़ों को याद रख सके। जी हम अगर आज से ये चीज़ कर रहे हैं कि आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए जो पूरे महीने भर पढ़ाई कर रहे हैं, वो महीना भर का हर दिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन आपको पढ़ना नहीं है, उसके बाकी सब दिन आप पढ़िए और उस दिन जाकर परफॉर्म कीजिए। कंपटीशन में एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि आप एक दिन पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, साल भर अगर आप अटेंशन में है तब जाके उसको क्लियर कर पाएंगे। जी हाँ तो कुछ बच्चों में पर्सनली मैंने ये चीज़ देखा हुआ है कि जो बच्चे अच्छे से हर दिन पढ़ाई करते थे, प्रॉपर होमवर्क करते थे, उन लोगों को डिफिकल्टी नहीं हुई है। लेकिन जिन लोग पेंडिंग पे रखा करते थे कि जब एग्जाम आएगा तो 1-2 दिन में बढ़िया से बैठ करके याद करेंगे, उनको डिफिकल्टी हुई है। जी लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में तो ये दिक्कत उनको हुई है, लेकिन सेकंड और थर्ड में वो भी इस माइंडसेट को अचीव करने की कोशिश किए हैं कि हाँ, एक दिन पढ़ के कुछ नहीं हो सकता, हमको हर दिन जो पढ़ाई हो रही है उसको फोकस करना है ताकि कोई भी हमको पूछे तो हम उसका आंसर दे सके। और थोड़ा थोड़ा वो लोग रोज पढ़ना शुरू किए हैं, उनकी रोज की हैबिट अच्छी हुई है इससे। ये चीज मैं पर्सनली धीरे धीरे उनमें देख पा रहा हूँ। जी हाँ, जैसा कि सर हम इवन टीचर्स की ट्रेनिंग में भी ये बात कहते हैं कि हैबिट को चेंज करना या नया हैबिट बनाना आसान नहीं होता। तो जैसा कि सर अभी इन बातों को कह भी रहे हैं कि हम लगातार बच्चों के हैबिट में ही वर्क कर रहे हैं। जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और मेरा एक मानना ये भी है सर कि क्लास 8 तक के आप बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बच्चों के लिए नया नया चेंजेस कर सकते हैं ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर पाए। यहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं, बच्चे को गलती करने के लिए अलाउ कीजिए। हाँ क्योंकि जब बच्चे क्लास 9th में जाते हैं तो वहां उनका बेस स्ट्रांग रहना चाहिए, वहां उनको कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ता है। जी हाँ तो कहीं ना कहीं हम जरूर ये चीज करके जो अभी चेक कर रहे हैं इससे बच्चों को फायदा मिलेगा, ऐसा हम भी उम्मीद कर रहे हैं। बाकी तो पेरेंट्स लोगों को इस चीज पे कितना सपोर्ट करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसा पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे बच्चों का माइंडसेट भी वैसा ही होगा और हम भी उतना ही मोटिवेट होकर काम कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत सही कहा सर आपने। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो सरप्राइज क्लास टेस्ट, सॉरी मैं शायद सेकंड पॉइंट को भूल रहा हूँ, सॉल्यूशन आफ्टर एवरी यूनिट टेस्ट। अगर यूनिट टेस्ट के पहले हम रिवीजन दे रहे हैं तो यूनिट टेस्ट के बाद जो यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है उस पर हम डेडिकेटेड और क्लैरिटी के साथ सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि शायद उसने अपने नोट्स में अगर कुछ गलत लिख दिया था तो वो बदल ना सके, या फिर उसका दोबारा चेकिंग ना हो सके कि बच्चे का ये बात कि मैंने नोट्स में कुछ दूसरा लिख दिया था वो हाईलाइट ना हो सके। वो इमीडिएटली उसी टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर जब बच्चे पढ़े होते हैं तो माइंड बहुत फ्रेश होता है और अगर उस समय पर उनकी गलतियों को याद दिलाया जाए तो वो बहुत आसानी से और बहुत तेजी से उसको कैच करते हैं और लंबे समय तक उनके माइंड में रहता है। तो हमने ये कराने की कोशिश किया है। उसके बाद हमने सरप्राइज क्लास टेस्ट, जैसा कि हम उस हैबिट को कि वीक में एक दिन टेस्ट होना ही चाहिए, इसको हमने ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि हम एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी और ग्रेटर
ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही साथ हमने समय समय पर जब कभी भी हमें लगा है कि बच्चों को एकेडमिक्स में फोकस कराने की नीड है, हम सरप्राइज टेस्ट लिए हैं। टेस्ट को पैम्पर करते हुए बच्चों को हमने सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। तो सर के गाइडेंस में हमने ये जरूर किया है। अगर हम आगे देखें तो ओरल इंटरव्यूज एंड एग्जाम प्रिपरेशंस, बच्चों को हमने रिविजन्स के लिए, आप लोगों ने जैसा देखा कि इस बार 10 मार्क्स का 19, 20, 21 इस 3-4 तारीख में हमने ओरल एग्जाम्स भी लिया है। उन ओरल एग्जाम्स में एक्चुअली हम यही कोशिश किए कि बच्चों का 2 बार रिवीजन पहले हो जाए, उसके साथ साथ वो ओरल में कितना कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाते हैं बातों को, जो मेमोरी कर रहे हैं, जो मेमोराइजेशन उनका हो रहा है, उस पर भी हमने कोशिश किया कि हम उसको क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट कर सकें। चलिए अगर आप आगे बढ़ें तो हम देखेंगे अच्छा, कि एक चीज और था सर, ओरल एग्जाम के बाद हमने पीटीएम भी रखा। जी तो काफी सारे पेरेंट्स आए और हमको बहुत सारे सजेशन दिए, कुछ बातें जो उनको समझ नहीं आ रही थी वो उन्होंने पूछा। तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमसे कनेक्टिविटी बनाने में कहीं भी चूकिए मत। कुछ पेरेंट्स पीटीएम में नहीं आ पाए, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप आइए ऑफिस में, और जो हमने ओरल के वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी एफर्ट लगा है उसको बनाने में, काफ़ी हमको डिजिटल सेटअप करना पड़ा था। तो वो जो हम बच्चों के लिए उनके ओरल पॉइंट्स को पकड़ने के लिए कि बच्चे क्लास में कितना मेमोराइज कर पा रहे हैं, कितना अटेंशन दे पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने प्लानिंग से बनाया हुआ है। तो आप जरूर आइए और देखिए, और जो भी बातें आपको लगती है उसको हम तक के बताइए, आपका हमेशा ही स्वागत रहेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हर पीटीएम में जरूर आइए, और अगर इस बार पीटीएम में आप नहीं आ पाए हैं तो एक बार ऑफिस में आइए और उस ओरल वीडियो को देखिए, टीचर से उसके एक्सप्रेशन को समझिए, ताकि हम बच्चे पे बेहतर तरीके से और प्लान कर पाएं। जी हाँ सर, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि ये सच में बहुत जरूरी है। मैं भी अपने तरफ से आप सभी रेस्पेक्टेड पेरेंट्स को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वे पीटीएम्स में आया करें। जो पेरेंट्स अभी इस पीटीएम में, प्री एग्जाम पीटीएम में चूक गए, नहीं आ पाए किसी भी कारण से, वे अभी भी जिस टाइम आपको बने एक कॉल करके आप आ जाइए। हमारी सारी फैसिलिटी, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप स्कूल टाइम में आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि टीचर से भी आपकी मुलाकात करा सकें, और आपके जो भी डाउट्स हों बच्चों को लेके या बच्चों को लेके आपको हम जो गाइडेंस देना चाहते हैं उसको हम जरूर दे सकें, तो हम वो करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू विजिट आवर ऑफिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 2 रिविजन्स बिफोर ओरल एग्जाम्स। जैसा मैंने बताया कि हम 2 बार पूरी कंप्लीट वे में, पूरे सिलेबस का 2 बार टारगेटेड वे में हमने ओरल रिविजन्स भी दिया है, ताकि ओरल एग्जाम्स में भी बच्चे अच्छा करने की कोशिश कर सकें, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। 2 रिविजन्स बिफोर रिटन एग्जाम्स, जैसा कि अभी सर ने बताया आप लोगों को कि एक तो हो गया ओरल एग्जाम्स का डेट ओवर हुआ, कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे रह गए थे कि किसी हेल्थ रीजन से बच्चों का ओरल नहीं हो पाया था, तो हमने उनका भी ओरल लिया। उसके बाद जब एग्जाम, अभी स्कूल क्लासेस लगे थे, तो उसमें भी हमने टारगेटेड, प्लान्ड करके रिविजन्स बच्चों को प्रोवाइड कराया, ताकि वे एग्जाम में मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। क्रूशियल एग्जाम आवर टिप्स एंड रिविजन्स फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। सर ने जैसा इस चीज को बहुत डिटेल में समझाया कि जैसा आज 3 तारीख है और आज कुछ क्लासेस का सर्टेन सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया, लेकिन उनको 11:30 बजे जब उनका एग्जाम हुआ तो 11:30 से 12 आराम से उनको लंच टाइम दिया गया। 12 बजे से 1 बजे तक डेडिकेटेड 1 घंटा नेक्स्ट एग्जाम के लिए टीचर्स उनको इंपॉर्टेंट टिप्स देना, डाउट को क्लियर करना, जो बच्चे अभी भी वीक हो जा रहे हैं, मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, उनको मेमोराइज करने का उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट की तरह गाइडेंस देने का काम किया गया है। तो हम ये भी कोशिश किए हैं। आप देखेंगे कि अगर हम इस तरीके से रिविजन्स के टारगेट को देखें तो सर की तरफ से गाइडेंस रहा है कि अगर हम 8 से 10 बार रिविजन्स देते हैं बच्चों को, तो शायद वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकें, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें एग्जाम में। तो उसको हमने अचीव करने की कोशिश किया। सर, आप आगे बढ़ें उससे पहले मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा आपको ज़्यादा लंबा मिले, लेकिन ये वीडियो एक्चुअल में इस सेशन में पहले दिन से लेकर के आज तक के बच्चे के लिए क्या प्लानिंग किया गया था स्कूल में और आगे के लिए क्या प्लानिंग है, वो सारी चीज़ों का डिटेल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर पूरा देखिएगा,
क्योंकि इससे आपको ये समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ अभी तक के हुआ है और आगे हम किस तरह से प्लान लेके चल रहे हैं, ताकि आपके और हमारे बीच में किसी तरह से कम्युनिकेशन गैप ना हो और बच्चे को हम दोनों साइड से अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग कर सके, आपके साइड से और हमारी साइड से इक्वल एफर्ट बच्चे को मिले और बच्चा जो है ग्रोथ करे। जी हाँ सर, बहुत सही कहा। सर मैं एक बस छोटी सी बात जी ऐड सर। करना चाहूंगा। जैसा सर हमें हमेशा बताते रहते हैं कि एग्जाम एक परफेक्ट ट्रायंगल की तरह है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह, कि एक तरफ खुद पेरेंट्स आप हैं, एक तरफ पूरा का पूरा स्कूल सिस्टम है, और एक तरफ खुद बच्चा है। लेकिन बच्चा बच्चा है, स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट। हमको और आपको, पेरेंट्स को और पूरे स्कूल सिस्टम को, दोनों को साथ मिलकर उस बच्चे को सही तरीके से एक अच्छा गाइडेंस में रख कर पढ़ाई कराना पड़ेगा, ताकि वो बहुत अच्छा कर सके। तो ये हमारा अचीव करने का टारगेट रहा है, जो हम सर के गाइडेंस में जरूर अचीव करना चाहेंगे। अगर आगे देखें तो हमने बच्चों को रिलैक्स्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश किया है। जैसा कि हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी दिए हैं, इस वीकली स्पोर्ट्स क्लासेस होती रही है बच्चों की, कि उनको गेम्स एंड स्पोर्ट्स दिया जाए। लेकिन पिछले 15 दिन और या पिछले महीने भर से हमने ये प्रायोरिटी दिया कि बच्चों को एकेडमिक्स में बेहतर अपॉर्चुनिटी दिया जाए, क्योंकि खास करके टर्म 1 तक बच्चों के लिए नया क्लास होना, नए सब्जेक्ट होना थोड़ी डिफिकल्टी ले आती है। इसलिए हमने ये कोशिश किया कि बच्चों को एक रिलैक्स्ड माहौल मिले, बेवजह का डांट फटकार ना मिले, किसी भी तरीके का मारपीट ना हो, नॉन वायलेंट स्कूल, पूरी तरीके से वायलेंस फ्री स्कूल होना, और साथ ही साथ उनको एग्जाम पर कैसे फोकस कर सके, वो एकेडमिक्स पर कैसे फोकस कर सके, इन चीजों के लिए एनवायरनमेंट देने की कोशिश किया। अगर आगे देखें तो प्लान्ड होमवर्क्स एंड स्पेशल फॉर ईच स्टूडेंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो सिर्फ ये इंग्लिश के कुछ ट्रिकी वर्ड्स नहीं है। प्लान्ड होमवर्क्स, मैं इवन खुद भी जब मैं क्लासेस में जाता था, तो एक क्लास में मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों को कुछ सर्टेन सब्जेक्ट के कुछ सर्टेन चैप्टर्स याद करने हैं। मान लीजिए इन 3 बच्चों को सोशल स्टडीज, साइंस और इंग्लिश में ये 3 चैप्टर याद करके आने हैं। तो उन 3 बच्चों को हिंदी, संस्कृत और साइंस के ये कुछ सर्टेन चैप्टर्स याद करके आने हैं, ताकि उनके इंटेलेक्चुअल लेवल को, उनके पोटेंशियल को हम चैलेंज भी कर सकें, वो डरे भी मत, और साथ ही साथ उनकी जो डिफिकल्टी हो, डाउट हो, सब हाईलाइट भी हो सके। तो हमने ये करने की कोशिश किया है सर के गाइडेंस में, और इसका असर पॉजिटिवली बच्चों पर दिखा भी है। अगर हम आगे देखें तो हमने उसी तरीके से प्लान्ड और टारगेटेड रिवीजन भी दिया है। उसको हमने एक एसेंशियल पार्ट बनाया है टीचिंग का, कि क्लास में जाकर टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन को ही ऑब्जेक्टिव ना समझे, रिवीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सिलेबस। तो सर के गाइडेंस में हमने ये जरूर करने की कोशिश किया है। आगे देखें तो एक है मेडिटेशंस फॉर फोकस इंप्रूवमेंट्स। सर का, डायरेक्टर सर का इस चीज को लेकर हम सभी से खास लगाव रहा है, बच्चों के लिए खास करके। पिछले सेशंस में भी, पिछले ईयर्स में भी मेडिटेशन स्कूल करिकुलम का, स्कूल एक्टिविटी का एक एसेंशियल पार्ट रहा है। इस बार भी बच्चे जब असेंबली के बाद से जाते थे, या असेंबली के या स्कूल ओवर होने के बाद 2 मिनट का या 5 मिनट का क्लासेस में बच्चों के लिए जब कभी भी अपॉर्चुनिटी मिल पाई, मेडिटेशन रखा गया, ताकि उनका फोकस बन सके। कभी कभी सर खुद भी उन चीजों उनको अटेंड किए हैं, उन चीजों में गाइड किए हैं, ताकि बच्चों को बेहतर एकेडमिक्स की ओर ले जाया जा सके। सर इसमें कुछ पेरेंट्स का सजेशन आया था कि सर मेडिटेशन जो आप कराते हैं ये काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए, तो इसको रेगुलर करवाइए। जी तो मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइमिंग को ऐसा अरेंज कीजिए कि अभी टर्म 1 के बाद रेगुलर ही बच्चों के लिए एक हैबिट का पार्ट बन जाए, यहाँ एटलीस्ट जितना भी टाइम मिल पा रहा है हम उस इन्वायरमेंट में रख सकें। जी हाँ सर, जरूर सर। जिस पहले ही दिन से टर्म 2 की क्लासेस शुरू होंगी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार एक भी दिन ऐसा ना हो जिसमें मेडिटेशन ना हो, उसको हम इंटीग्रेटेड पार्ट बनाकर चलेंगे। जी हाँ सर, हम जरूर वैसा करेंगे। अगर अब हमने अभी तक आप लोगों को ये बताया कि स्कूल क्या एफर्ट करने की कोशिश कर रही है उस बच्चे के लिए जो आपका प्यारा है, हमारा प्यारा है, लेकिन अब कुछ तरीके का साथ और सहयोग आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा। तो आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आप सब होप लगा रहे हैं
कि जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए आप उस तरह से इन्वायरमेंट तैयार कीजिए ताकि जो अभी स्कूल में मेहनत किया गया है, बच्चे जो मेहनत किए हैं उसको बेहतर तरीके से आगे इम्प्लीमेंट कर पाए। जी हाँ, तो जैसा कि उस ट्रायंगल का एक हिस्सा आप हैं और उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा आप भी हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम, जैसा सर हमें बताते भी हैं, पेरेंट्स लोगों से लगातार बात में इस बात को कहते भी हैं कि वो सारी चीजें जो हम स्कूल में कर सकते हैं, हम उसके लिए अपनी अंतिम सांस लगा देंगे, आखिरी जज्बा लगा देंगे उस चीज को अचीव करने के लिए, बच्चों के लिए वो चीज को रियलाइज कराने के लिए। लेकिन वो एब्सोल्यूट पार्ट जो पेरेंट्स आपको ही करना है, उसको जरूर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और बच्चों को वो ऐसा इन्वायरमेंट देने की कोशिश कीजिएगा। जी सर। चलिए, पहला पॉइंट जो देखेंगे, फिक्स द डेली रूटीन। पूरे एग्जाम टाइम तक बच्चे के डेली रूटीन को फिक्स कर दीजिए, क्योंकि वो अपने पूरे डे का एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्कूल में बिताते रहा है, लगभग 6 घंटे। इसलिए अगर हम एक डेली रूटीन में बच्चों को ढालें तो उनका माइंड ज्यादा प्रेडिक्टिव वे में काम करता है, एक सहज और सरल तरीके से काम करता है, बच्चे को कठिनाई नहीं लगती है। तो सबसे पहले एग्जाम के लिए जो आप लोगों को करना चाहिए वो है कि बच्चे के डेली रूटीन को फिक्स कर दीजिए। इवन छुट्टी के दिन भी, जिस दिन बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है जी, या जिस दिन उनको प्रिपरेशन के लिए लीव मिला हुआ है, उस दिन भी उनको उसी समय ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कीजिए जिस समय आप स्कूल भेजने टाइम करते हैं। उनको उसी समय गेटअप कीजिए, रेडी कीजिए और पढ़ने के लिए बिठा दीजिए जिस समय वो मॉर्निंग असेंबली अटेंड करते हैं 7:50 और 7:55 में। उसको उसी समय ब्रेकफास्ट करने के लिए कहिए जिस समय वो लंच करते हैं, उनको उसी समय लंच दीजिए। और उसके बाद उनको रिविजन्स के लिए, बैकअप क्लासेस के लिए, होमवर्क के लिए जो उनका डेडिकेटेड टाइम बना हुआ है उसको आपको मॉनिटर करना है। ये एक इंपॉर्टेंट काम मुझे लगता है कि आप लोग जरूर करें। हाँ सर, और ये सच बात भी है कि एक इंसान के लाइफ में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होनी चाहिए और कुछ फ्रीडम भी होनी चाहिए। तो जब रिस्ट्रिक्शन रहता है तो उस प्रेशर को कैसे बियर कर रहा है ये डिपेंड करता है कि उसका ग्रोथ कितना होगा, और उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि जब बच्चे को फ्री छोड़ा गया तो वो किस तरह के हैबिट्स को अप्लाई कर रहा है, किस तरह के एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। ये डिसाइड करता है कि वो आगे किस तरह से करने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो स्कूल आता है तो स्कूल के टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन में तो रहता ही है, लेकिन अगर जब वो फ्री हो रहा है तो उसको फॉलो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो कहीं इधर उधर में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि बच्चा कितना ग्रोथ करेगा। जी हाँ सर, आपने बहुत सही कहा। इन्हीं चीज़ों को हम एजुकेशन की दुनिया में अलग अलग टेक्निकल नाम से पढ़ते हैं। एक बहुत सामान्य आप जानते हैं उसको आईक्यू कहते हैं, इंटेलिजेंट कोशेंट। लेकिन ये सिर्फ एक है, ऐसे 4 हैं: इमोशनल कोशेंट, एडवर्सिटी कोशेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक कोशेंट। कहने का मतलब ये है, सर ने जैसा इन चीज़ों को कहा है कि एकदम बिल्कुल साफ है कि बच्चों का जैसा बॉडी का मेमोरी होगा, माइंड का मेमोरी होगा, माइंड एंड हार्ट का जैसा कनेक्टिविटी होगा, वैसा वो बेहतर कर पाएंगे। तो जी हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को जितना ज्यादा शार्प तरीके से हो सके करने की कोशिश करें। अगला अगर देखें, ऑन लीव्स ऑल्सो फॉलो द स्कूल रूटीन। जैसा मैंने अभी बताया, सर ने गाइड किया कि छुट्टी के दिन भी वही रूटीन को एग्जाम तक फॉलो कराइए जो स्कूल के लिए बच्चे का रूटीन रहता है। स्टॉप मोबाइल, टीवी, अदर हाई इंटरटेनमेंट मीडिया। वैसे मीडियम जहां से बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट मिलता है। सर ने हाल ही में हमें एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग के थ्रू बताया है कि कैसे एक चीप डोपामाइन हार्मोन की तरह होता है। कि एक जमाना होता है, सर इसको बहुत डिटेल अच्छे से बताते हैं कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि सर ही थोड़ा इस बात को एक्सप्लेन करें। क्या है, काफ़ी सारे पेरेंट्स जो है कंपेयर करते हैं इस बात को कि सर पहले के ज़माने में बच्चे इस तरह से करते थे, अब के ज़माने में बच्चे इस तरह से हो रहे हैं। सर पहले के ज़माने में टीचरों की बातों को इतना मानते थे बच्चे, पेरेंट्स की बात को इतना मानते थे। सर अब के टाइम पे बच्चे जो है टीचरों की बात को इस तरह से लेते हैं, बच्चों की बात पेरेंट्स की बात को इस तरह से लेते हैं। तो काफ़ी कंपेरिजन होता है। पेरेंट्स भूल जाते हैं इस बात को कंपेयर करना कि पहले का माहौल कैसा था और अब का माहौल कैसा है। पहले बच्चों के पास हैप्पी होने का, अपने प्लेजर को अचीव करने का इतना इजी मीडियम नहीं था जितना मीडियम आज उनके पास है। अगर हम अपने आप को हैप्पी रखना चाहते हैं, बिजी रखना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान हमारे पास टेक्निक है, एक मोबाइल। हम मोबाइल में गेम खेलें, हम मोबाइल में कुछ रील्स देखें, कुछ वीडियो देखें, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी रहे, आज इजीली अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है, इजीली प्लेजर गेन कर सकता है उस मोबाइल के थ्रू। लेकिन
जब हम पहले जमाने की बात करते थे तो हमें अगर अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है, अपने आप को हैप्पी करना होता है, तो हमको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती थी। हमको बाहर जाके खेलना है, दौड़ भाग करना है, तो हमें एफर्ट लगाने पड़ते थे। तो वहां पर बच्चे को एक हैबिट बनती थी एफर्ट लगाने की। लेकिन आज बिना एफर्ट के बस कुछ उंगलियां दबा करके बच्चा जो है अपना प्लेजर गेन कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें बच्चे की साइकोलॉजी को समझना, कि बच्चे को अगर इजीली सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है, इजीली हैप्पीनेस मिल जा रहा है, तो वो पढ़ाई करके एफर्ट क्यों लगाएगा, क्यों अपने टाइम को ज़्यादा देर तक के वहां पर लगाएगा। और ये चीज़ों के लिए काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो हमें लगातार बोल रहे हैं किस तरह हमारे बच्चे का हैबिट इस तरह से हो गया है कि वो फ़ोन छोड़ता ही नहीं है, और अगर हम फ़ोन से दूर रखते तो हमारे लिए चिड़चिड़ा जा रहा है, इरिटेट हो जा रहा है, हमें उल्टा पुल्टा क्वेश्चन कर रहा है, साथ ही कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है सर जो ना तो हम सिखाते हैं ना घर में कोई सिखाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा ऐसा करने लग जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सर मोबाइल से कर रहा है और मोबाइल वो छोड़ नहीं रहा है। तो ये एक बेहतरीन मौका है कि एग्जाम के बहाने आप बिल्कुल मोबाइल को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, टीवी से दूर कर सकते हैं। इसको काफी सीरियस आप लीजिएगा, अदरवाइज धीरे धीरे बच्चे का जो ब्रेन होता है वो कैसे चीप डोपामाइन को इजीली अचीव कर सके उस तरफ आगे बढ़ता है और फोन का एडिक्टिव हो जाता है। और जब फोन का एडिक्शन किसी को लग जाता है तो वो आलसी ही रहेगा और उसको लगेगा कि मैं यही बहुत बिजी हूं, और दिन भर अपने समय को वेस्ट कर देगा, कभी एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करेगा। कभी हम इस पे और अच्छे तरीके से बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम चाहेंगे कि ये चीज़ों को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसको फॉलो करने में डिफिकल्टी हो रही है, बच्चा बात नहीं मान रहा है, तो आप ऑफिस में कॉल करवाइए, हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। हर प्रकार से हम आपका जैसा पॉसिबल एफर्ट है हमारे साइड से चाहिए रहेगा, हम हर चीज़ लगाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि फ़ोन, टीवी, ये सारी जो इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं उसको दूर कर दीजिए। इवन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी किसी भी तरह से अगर कोई पार्टी वगैरह अटेंड करना हो जहां बच्चे को लेट नाइट तक के जगना पड़े, तो इस तरह की चीज़ों को भी एग्जाम तक के आप अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इससे भी बच्चे का एक जो इमोशन सिस्टम है वो डिस्कनेक्ट होगा, बच्चे का जो है पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होगा और माहौल बदल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर समझना पड़ेगा और बच्चों के लिए उस तरह का माहौल प्रोवाइड करना पड़ेगा। जी हाँ सर, बहुत सही कहा। आप लोगों को डियर पेरेंट्स ये लग सकता है कि सर जो है शायद बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हो आप लोगों से, लेकिन अगर आप तुलना करना चाहें कि बच्चे के एक उज्जवल भविष्य के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने की कीमत में अगर हम कुछ दिनों के लिए 100% रेस्ट्रिक्शन चाह रहे हों और उसके बाद लगातार उनका हैबिट बन जाने के बाद एक मिनिमम लेवल पर यूज चाह रहे हों, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा होगा। सर हमने कुछ बच्चों में चीज देखा है कि अगर इस तरह से हैबिट डेवलप हो गया, हमने यही देखा है पिछले 3 सालों में, जी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो फोन को छूते ही नहीं है, क्योंकि हाँ सही मायने में देखा जाए तो फोन का उनके लाइफ में कोई यूज है ही नहीं। हाँ हम तो जानबूझ करके उनको इंटरटेन करने के लिए दे देते हैं, जी अदरवाइज सारी पढ़ाई की चीज यहाँ मिल जा रही है, अच्छी अच्छी बातें पेरेंट्स से सुनने को मिल रही है, जी तो सारी चीजें उनको खुद से मिल जा रही है अपने इन्वायरमेंट से, हम्म फोन की जरूरत ही नहीं है। हम्म तो जो बच्चे अपने हैबिट को एक बार बदल लिए, हालांकि 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक के लिए ही बदले हैं वो, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि वो फोन से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। बहुत सही बोले सर। तो डियर पेरेंट्स, मैं थर्ड पॉइंट के थ्रू जरूर आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि सर ने जैसा भी डिटेल में एक्सप्लेन किया चीप डोपामाइन इफेक्ट को, कि आप बच्चे को ये रियलाइज कराने में मदद कीजिए कि जब वो कड़ी मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा, तो जब उनको जो खुशी होगी, जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और उन चीजों को लेकर घर में जब एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट होगा, तो जाहिर सी बात है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। बच्चे का एक एनर्जी जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो जरूर उस चीज को करने की कोशिश करें। एंटरटेनमेंट टाइम टू क्विज, लंच, रिलैक्सेशन टाइम। अब ऐसा हो सकता है कि आप कह सकें कि क्या तो सर क्या कराएं, बच्चे को दिन भर सिर्फ पढ़ते ही रहें, बच्चों को दिन भर सिर्फ पढ़ने के लिए ही कहते रहें, क्या बच्चा कुछ और नहीं करेगा? ऐसे में तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। नहीं, उसके लिए हमने सजेशंस बनाए हैं, और आप भी कुछ क्रिएटिव तरीका सोच सकते हैं कि उनसे कुछ लाइट हल्का फुल्का क्विज एक्टिविटी कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बच्चे को पास में बुलाकर बैठ जाना है उनके पास, उनकी कॉपी पकड़ लीजिए, उनसे पूछे, अच्छा इस वर्ड की स्पेलिंग ऐसे होती है, अच्छा क्या होती है बताओ तो। बहुत लाइट सा कि कनेक्टिविटी, बोझ भी ना लगे और उनको ऐसा लगे भी कि हाँ चलो कुछ हल्का फुल्का कुछ हो रहा है उस टाइम में। सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, ये जो चीजें हैं ना सर, ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब हम पढ़ते हैं,
दो चार क्वेश्चन याद कर लेते हैं, उसके बाद हम अगर कोई हमको ये पूछता है कि चलो बताओ इसका आंसर क्या है, और हम उसके आंसर को बता देते हैं, तो हम खुद में बहुत मोटिवेट होते हैं कि अरे हमने तो दो क्वेश्चन याद कर लिया और बता भी दिया, तो अब वो हमको अच्छा समझेंगे, तो हम और क्वेश्चन याद करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है कि आप बच्चे को टास्क दीजिए कि चलो ठीक है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है इसके बाद मैं एक बार पूछता हूँ आपको, और अगर बच्चा बता रहा है तो उसको मोटिवेट कीजिए, अगर थोड़ा अटक रहा है नहीं बता पा रहा तो उसको बोलिए कि एक बार और करो फिर अच्छे से हो जाएगा, आपने अच्छा बताया है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर आप किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। जी हाँ, ठीक है सर, आगे कंटिन्यू इससे कीजिए। बच्चों को धीरे से आपके साथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी, सर ने जैसे बताया कॉन्फिडेंस भी होगा और उनको रिलैक्सेशन भी लगेगा। 10 मिनट के बाद आप 40 मिनट के सिटअप में बैठने बोलते हैं बच्चों को, 40 मिनट पढ़ाई कीजिए, तो 20 मिनट में ये काम कीजिए, उनको रिलैक्सेशन ही लगेगा। अगर आगे बढ़े तो मोटिवेट एंड पैम्पर बट डोंट ब्राइब और सेटिस्फाई देम। सर ने जैसा कहा कि बच्चों को मोटिवेट करो रैशनली उन चीजों पर जहां पर बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कीजिए, पैम्पर कीजिए, उनको प्यार दीजिए, पुचकारिए, लेकिन उनको घूस नहीं दीजिए। बच्चे जब डिमांड करें कि नहीं मुझे मैगी बना के खिलाओ, मुझे भूख लग रही है, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा या पढ़ने बैठूंगी, तो मैगी बना के खिलाओ तो बैठेंगे, या ऐसा नहीं कि नहीं चलो तुम अच्छे से पढ़ाई कर लो फिर 13 तारीख के जस्ट बाद में तुम्हें मामा गांव घुमाने लेके जाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन बच्चों को एक ब्राइब की मतलब इसके बदले वो घूस देने की कोशिश ना करें, या इरेशनली उनके तर्कहीन या ऐसी चीजें जो शायद उनके लिए ही नुकसान की बातें हों, वैसी चीजों से उनको सेटिस्फाई ना करें। सही बात बोला सर, मैंने ये जो है कई लोगों में देखा हुआ है। इनफैक्ट मैं अपने घर की बात बोलूं तो पहले हमारे घर में भी ऐसा हुआ करता था जी कि चलो ठीक है आप ये चैप्टर पढ़ लो, फिर आप जो है 10 मिनट मोबाइल चला लेना। फिर डिमांड चालू हुआ कि चलो ठीक है आप इसको इसको याद कर लो, फिर आपके लिए साइकिल ले दिया जाएगा, इसको याद कर लो फिर आपके लिए वो जो बंदूक है वो ले दिया जाएगा। तो ऐसा करके मैंने देखा कि बच्चों की हैबिट जो है एक एक्सटर्नल फैक्टर की तरफ काम कर रही है। उनको पढ़ाई में जो मजा आना चाहिए, जो वो पढ़ाई में याद करके जो खुद की एबिलिटी को फील कर पाए कि अरे हमारे अंदर ये एबिलिटी कि हम इन चीजों को समझ पा रहे हैं, वो एबिलिटी को कभी वो फील ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो एक्सटर्नल चीजों की वजह से पढ़ रहे हैं। हाँ। तो वो अपनी एक्सटर्नल डिमांड को बढ़ाते जाएंगे, और जब वो नहीं मिलेगा तो फिर पढ़ना बंद कर देंगे और फिर उसके लिए बड़ी बड़ी डिमांड करने लगेंगे। तो ये एक तरीका ऐसा है कि हम किसी उनके खुद के डेवलपमेंट के लिए उनको बाहर की तरफ भेज रहे हैं। हाँ। तो ये बात आपने बहुत सही बोला कि किसी भी तरह से घूस देने की कोशिश ना करें उनको। अगर हम पढ़ाना चाह रहे हैं तो पढ़ना अपने आप में एक एंटरटेनमेंट है। हाँ। पढ़ने में ही वो सारा फील लगा हुआ है, उसको फील करना है तो उसको किसी और तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमको उसी तरह से इंगेज करना पड़ेगा बच्चों को। जी हाँ, बहुत सही कहा सर। क्योंकि जिस दिन सर वो पढ़ाई की फील को समझ गए, पढ़ाई में जो मजा है उसको समझ गए, तो फिर उनको किसी भी तरह से बोलने की जरूरत नहीं है कि आप पढ़ाई करो। वो खुद से वो करने लगेंगे कि पढ़ाई से क्या मोटिवेशन है, जब वो फील कर लेंगे तो। जी हाँ सर, बहुत सही कहा आपने। अगर हम अगला पॉइंट देखें तो गिव देम टाइम एंड सुपरवाइज स्टडीज। मैं समझ सकता हूं कि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हर पेरेंट बहुत बिजी हो गए हैं, फैमिली के डिमांड्स को पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए बहुत बिजी होना कंपल्सन हो जा रहा है, मजबूरी हो जा रही है। लेकिन फिर भी से आपका बच्चा उतना ही जिम्मेदारी है, उतना ही अपॉर्चुनिटी है और उतना ही अपना है, वो भी उतना ही टाइम चाहेगा, क्योंकि वो तो पूरी खुद में एक लाइफ है, एक जीवन है जो आगे चल के बड़ा होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, उनके पास जाके बैठें और उनकी स्टडीज को थोड़ा सुपरवाइज करें। आपने बहुत सही बात बोला सर। इस पॉइंट पे मैं कुछ बातें और ऐड करना चाहूंगा। शायद हो सकता है ये बात पेरेंट्स को थोड़ी सी टफ लगे, लेकिन इस बात को समझिएगा। क्या होता है कि हम बच्चों को टाइम नहीं देते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसके बदले हम उनको खुश करने के लिए कभी घुमाने के लिए ले जाते हैं, कभी टहलाने ले जाते हैं, कभी पार्टी में ले जाते हैं, और ऐसा लगता है हमको कि बच्चे चलो हमसे तो खुश हैं, हम उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी टाइम दे रहे हैं जहां हम बच्चे की डिमांड को पूरा कर दे रहे हैं। इसी के उल्टा एक बात और होता है सर, अब हम उनको प्रॉपर सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि हर बच्चा अपने से ठीक ठाक पढ़ाई करे, वो अपने टाइम को वेस्ट भी करेगा। तो जब वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जब वो अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं देगा, तो जैसे कि शॉर्ट टाइम में पेरेंट्स बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे शॉर्ट टाइम में बच्चों को पनिश करने की भी कोशिश करते हैं।
बच्चों को डांट देंगे, बच्चों को स्ट्रिक्टली कुछ हार्ड वर्ड बोल देंगे, और बच्चे उतने चीजों को सुनने समझने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर बच्चों को आप डांट रहे हैं और उसको पहले मेंटली प्रिपेयर्ड करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा जी। एक बात मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूं कि आप चाहे जो भी काम कर रहे हैं, जितनी भी जगह से आप जिस भी तरह से एफर्ट लगा रहे हैं, आप जिस भी तरह से अर्निंग कर रहे हैं, एफर्ट लगा के सेविंग कर रहे हैं, याद रखिए आपका सबसे बड़ा सेविंग और अर्निंग आपका बच्चा है। क्योंकि आप जो भी कमा रहे हैं उसको आगे एक्सटेंड करने की जिम्मेदारी आपके बच्चे की है। अगर आपने उनको सही तरीके से ट्रेन नहीं किया, अपने फेवर में नहीं रखा, सही हैबिट डेवलप नहीं किया, तो वो सारा अर्निंग ये लोग चुटकियों में उड़ा देंगे। जी। तो जरूर ख्याल रखिएगा कि ये भी एक पार्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा, जहां आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा, और जो भी गलतियां उनमें नजर आ रही है तुरंत आप हम तक के बताइए, ताकि हम भी उन चीजों को लेकर के आगे वैसा ही ट्रीट कर सके। ये आपसे बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट रहेगा। बहुत सरल शब्दों में बहुत गहरी बातें कह दिया सर आपने, और मुझे आस है कि हमारे सभी पेरेंट्स जैसा कि अभी तक सहयोग करते रहे हैं वो जरूर इन चीज़ों के लिए भी सहयोग करेंगे। आगे अगर देखें, सो चेक योर सेल्फ देयर एडमिट कार्ड फॉर टाइम टेबल, मीन्स आप खुद बच्चों के एडमिट कार्ड को देखिए। सर ने जैसा टाइम टेबल को जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो बताया सर ने कि ऐसा ना लगे कि बच्चा किसी और सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहा हो और नेक्स्ट एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का हो। तो आप प्लीज खुद भी देखिए उनके एडमिट कार्ड को, टाइम को देखिए, क्या सब्जेक्ट है, बच्चों से कम्युनिकेट कीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि हाँ बताओ बेटा, ओरली वॉइस में लाउडली पूछ लीजिए कि नेक्स्ट एग्जाम क्या है, क्या चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या क्या आने वाला है, कितना प्रिपरेशन हुआ है और कितना बाकी रह गया है, कब उसका रिवीजन हो जाएगा। एक सॉफ्ट वे में उनसे बात कीजिए, मुझे यकीन है कि इस चीज का सच में बहुत अच्छा असर होगा। आगे देखें, सो लिसन देम एंड लीड देयर थॉट्स टू स्टडी। बच्चे अगर आपसे कंप्लेन के फॉर्म में भी कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को सुनिए, शिकायत के फॉर्म में भी कुछ कह रहे हैं तो बातों को सुनिए और उनकी बातों को पढ़ाई की तरफ स्मार्टली मोड़िए। सर उस चीजों को लेकर, उन चीजों को लेकर लगातार पेरेंट्स लोगों को कई सारी बातें बताते रहते हैं कि कैसे बच्चों के तरफ से आने वाले डिमांड्स को, कंप्लेन को या हैबिट को क्रिएटिव तरीके से, सही तरीके से पढ़ाई की तरफ मोड़ा जा सकता है। तो वो जरूर करने की कोशिश करें, चाहे बच्चे मैगी के लिए मांगे या टीवी के, मोबाइल के लिए मांगे। आपको ये काम करके दिखाना है कि आप उनके थॉट को, डिमांड को स्टडी की तरफ मोड़ सकें। जैसा कि सर लगातार कह रहे हैं, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो प्लीज हमें ऑफिस मोबाइल पर कॉल करें, हम आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे और उसके बाद इस चीजों पर आगे बढ़ेंगे। डोंट टेक देम इनटू डीपली इफेक्टिव प्लेस, ऐसी जगह जहां का उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़े, कम से कम एग्जाम तक लेकर नहीं जाइए। सर ने इस बात को बहुत शॉर्ट वे में और बहुत क्लियरली रखा कि मान लीजिए ऐसा कोई पार्टी भी है जहां जाने से बच्चा लेट नाइट तक जगेगा, अगले एग्जाम में उनका टाइम टेबल पर, शेड्यूल पर या माइंड के फोकस पर कोई असर पड़ेगा, तो प्लीज 13 अक्टूबर तक कम से कम उनको कहीं नहीं लेके जाइए, तो उसका ज्यादा असर एग्जाम पर दिखने को मिलेगा। कीप देम अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस, ये एक इंपॉर्टेंट बात मुझे लगता है जो सर के ही स्पीच से मैंने सीखा है कि अक्सर हम घर में या पड़ोस में या दोस्तों के बीच में बच्चा किसी न किसी तरीके का वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, इन चीजों को देखता है या खुद कभी गलती से इन्वॉल्व हो जाता है या सुनता है या घर में वैसी बातें होती रहती है उसको सुनता है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि जैसा दिमाग पेरेंट्स का वर्क करता है, जैसा पेरेंट्स का दिमाग वर्क करता है, बच्चों का दिमाग उससे थोड़ा सा अलग वर्क करता है। वो वायलेंस को, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या सोशल वायलेंस हो या आउटसाइड वायलेंस हो या नेबरहुड में वायलेंस हो, बच्चे का माइंड उसको अलग तरीके से ट्रीट करता है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि कोशिश करें कि बच्चे को किसी भी तरीके की वायलेंस से दूर रख सकें। घर में वैसे वायलेंस, लड़ाई झगड़े या मारपीट के बातों से दूर रखें, चिल्लम चिल्लाहट से दूर रखें, ताकि बच्चे फोकस कर सके पढ़ाई में। उन लोग इमोशनली, भावनात्मक रूप से बच्चे बहुत परेशान ना हो, तो ये एक अच्छा वर्क हो सकता है। अब इसके साथ हम लास्ट पॉइंट पर अपने पहुंचेंगे। डू नॉट एक्सपेक्ट इरेशनली फ्रॉम देम। सर लगातार पेरेंट्स लोगों को भी कह रहे हैं, टीचर्स को भी, हम सभी को भी ये ट्रेनिंग के थ्रू कह रहे हैं कि एक बच्चे से आप बिल्कुल बहुत इरेशनली, काल्पनिक तौर पर आशा नहीं कर सकते।
आपको बच्चे के कैपेबिलिटी पर भरोसा करना पड़ेगा। आपको रियली में देखना पड़ेगा कि बच्चा क्या क्या सीख रहा है और किस स्टेज पे है अभी। और इसीलिए हम लोग हैं सर के गाइडेंस में, इसीलिए हम सभी हैं। और उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि एक क्लास में, एक पिछले एग्जाम में बच्चे का मान लीजिए हार्ड वर्क करने पर, ईमानदारी से वर्क करने पर 50% आया था, अगले ही नेक्स्ट एग्जाम में आप ऐसा आस नहीं कीजिए कि उसका 90% या 95% आना ही चाहिए, वरना तो फिर कुछ पढ़ाई ही नहीं हो रही। मैं सर से थोड़ा सा इस बारे में और गाइडेंस चाहूंगा कि हम क्या कर सकते हैं कि पेरेंट्स इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से एक्सपेक्ट कर सकें। देखिए, ये एक ऐसी बात है जहाँ पर हम अपने आप को ज़्यादा एक्सपेक्ट करके अपने ही चीज़ को खो देते हैं। कहीं ना कहीं हम बच्चे के भलाई के लिए ही सोच रहे हैं, लेकिन हम बच्चे की ही एफर्ट को समझ नहीं पाते हैं। जी जैसे मैंने लॉकडाउन के बाद से देखा हुआ है कि कई मैक्सिमम बच्चे उस कंडीशन में आए हैं कि वो अपने क्लास से एक क्लास या दो क्लास नॉलेज के लेवल पीछे हैं। जी लेकिन होता क्या है, पेरेंट्स जो है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स के गाइडेंस में अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखे, थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे तो वो क्लास के लेवल को मैच कर रहे हैं। तो काफ़ी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है ये क्यों नहीं कर पा रहा है, मेरा बच्चा ये क्यों नहीं कर पा रहा है। सच्चाई ये है कि आपका बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे कि आपके बच्चे ने उतने समय में क्या क्या सीखा है। कुछ पेरेंट्स इस तरह से भी सोचते हैं कि सर, बच्चे को मैंने आज ये क्वेश्चन पूछा, मैंने आज ये टेबल पूछा, बच्चा नहीं बता पाया। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो अभी वो 3 का टेबल हमको पढ़ के सुना देगा, लेकिन होता ये है कि उस बच्चे की मेमोरी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, उतनी सीरियसनेस नहीं रहती है कि वो 2 दिन 3 दिन बाद फिर से उसको बता सके। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों में देखने को मिलती है। अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे को आज पढ़ाया गया, अभी तुरंत पूछा गया हमारे सामने, इवन कल पूछा गया तो कल भी बता दिया, आज भी बता दिया, लेकिन हम देखते हैं कि 5 दिन बच्चा पूरी तरीके से भूल जाता है, वो कुछ भी उसको याद नहीं रहता है। अब उसके लिए हम अगर बच्चे को ब्लेम करते हैं, या हम आ करके टीचर को ब्लेम करते हैं कि आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं, या बच्चे को बोलते हैं कि तू क्या पढ़ रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसी निगेटिव बातें बोलते हैं, तो बच्चा मेहनत तो कर रहा है, लेकिन हम उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करने के बजाय हम उसको इस तरह से डिमोटिवेट कर दे रहे हैं। तो बच्चा फिर ये सोचना शुरू करता है कि जब इतना हमको पढ़ाई, एक तो हमारा मन नहीं रहता पढ़ने का, क्योंकि बच्चे को इजीली प्लेजर कहाँ से मिल जा रहा है, मोबाइल से, तो उसके लिए तो पढ़ना एक काम की तरह बन चुका है ना। तो एक तो उसको इसकी इंपॉर्टेंस की समझ नहीं है, और हम उसको क्या बोल रहे हैं कि और मेहनत नहीं कर रहा है। तो बच्चा जितना मेहनत कर रहा है उसको लगता है कि मेरे इस मेहनत की कोई कीमत नहीं है, और वो और उसको लाइटली लेना शुरू कर देता है। तो इसमें नुकसान बच्चे का ही है। इसीलिए आप डीपली, हम ये जो पॉइंट बोले हैं कि आप टाइमली सुपरवाइज कीजिए बच्चे को कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। पहले बच्चे को कितना आता था, अब कितना आ रहा है। आप किसी और से कंपेयर ना कीजिए, बच्चे का खुद से डेली का डेली कंपेयर कीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि बच्चा कितना एफर्ट लगा रहा है। अगर वो थोड़ा भी एफर्ट लगा रहा है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। आज बच्चे जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, शायद आप ये सोच सकते हैं कि आज हम बच्चे के लिए क्या कमी कर रहे हैं, बच्चा जो बोल रहा है हम खरीद के दे रहे हैं, बच्चे को हम अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चे के लिए पढ़ना अभी टफ माहौल है एज कंपेयर टू पहले। पहले के टाइम में बच्चे के लिए डिस्ट्रक्शन कम था, आज ज्यादा है। पहले बच्चे के लिए मेंटली डिस्ट्रक्शन कम था, बच्चे को इजीली प्लेजर नहीं मिलता था। उसको अगर कहीं हैप्पी होना है तो दौड़ भाग करके खेलने जाना पड़ता था, जहां हम लोग आसानी से रोक सकते थे। लेकिन आज बच्चे को 2 मिनट में मोबाइल में जाएगा, अपने मूड को पूरा चेंज कर देगा। तो आज डिफिकल्ट है बच्चे को एक सही इन्वायरमेंट देना। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चा अगर थोड़ा भी मेहनत कर रहा है तो उसको अप्रिसिएट कीजिए, ताकि वो और मेहनत कर सके। एक बात और है, पढ़ाई के महत्व को जितना हम समझ पाते हैं बड़े होने के बाद, जब हम अपने वर्क लाइफ में आते हैं, जब हम अर्निंग करना शुरू करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटियों को हैंडल करना शुरू करते हैं, तो हमें पढ़ाई की कीमत उस तरह समझ आती है जितनी हमको अपने टाइम में खुद समझ नहीं आ रहती है। वैसे ही बच्चे होते हैं, बच्चे को आज पढ़ाई की कीमत उतनी समझ नहीं है, लेकिन अगर उनको समझे बिना हम प्रेशर देना शुरू कर देंगे तो वो इस काम को नहीं करेंगे। क्योंकि इंसान उसी काम को ढंग से करता है जिसका वो कीमत समझ जाता है। तो उनको हम कीमत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बच्चा धीरे धीरे किसी दिन क्लिक करेगा उसके माइंड में कि हाँ, पढ़ने से मेरे घर में सब लोग खुश रहते हैं, मेरे को बाहर भी लोग अप्रिसिएट करते हैं, तो शायद बच्चा जो है खुद से उन चीज़ों को करने लग जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हम बच्चे को उस तरह से आगे मोटिवेट करें कि थोड़ा भी एफर्ट लगा रहा है, थोड़ा भी बच्चे में प्रोग्रेस दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, चलो अब इस चीज़ को कर कीजिए। बच्चे के मेहनत को रीड कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, सब कुछ यही है। जी हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। सर डियर पेरेंट्स, एक बार और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि
काइंडली कोऑपरेट अस ऑन दिस पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पर आप हमें कोऑपरेट कीजिए कि हम बच्चों के लिए और बेहतर कर सकें। इसके आगे मैं सर को फॉरवर्ड करना चाहूँगा कि वे आगे, अब हम इस तरीके से अपने स्लाइड और वीडियो के कंटेंट पे एंड पे आ गए हैं कि सर अब आगे के लिए लीड करें। हमने बेसिकली एग्जाम को लेकर के काफ़ी सारे बातें किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो साल अभी हमने इस टर्म 1 तक के जो जो प्लानिंग बनाया था सारी चीज़ों को हमने किया हुआ है। लेकिन इसके अलावा हो सकती कुछ बातें हमसे छूट गई हैं और हमने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि नेक्स्ट जो हमारा टर्म 2 होगा तो डायरी को किस तरह से हमको प्रॉपर मेंटेन करना है उसके बारे में और हम गाइड करेंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो हमारा पूरा बचा हुआ टर्म 2 किस तरह से आगे बढ़ने वाला है उसके बारे में हम गाइड करेंगे, ताकि आप हमारे साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेटिव वे में चल पाएँ और हमको और आपको मिल करके बच्चे को हैंडल करने में डिफिकल्टी ना हो। इसके अलावा एक और बातें हैं, हमने सजेशन बॉक्स रखा हुआ है, साथ में ऑफिस में उस तरह सिस्टम रखा हुआ है कि आपको किसी भी तरह से कोई बातें कहनी है, जो बातें आपको हमारी समझ नहीं आ रही है तो उसको पोलाइटली हम चाहेंगे कि आप हम तक के बताइए ताकि हम उस पर तुरंत ही काम कर सकें। सजेशन बॉक्स हैं, जहां आपको लगता है कि बोल के बताना संभव नहीं है तो आप रिटर्न में दे सकते हैं। आपको लगता है कि हमको आने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है तो आप जो है हमारे ऑफिस के नंबर पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं उन बातों को रख करके। आप जितनी ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे, अपनी बातों को हम तक रखेंगे तो हम और बेहतर काम कर पाएंगे। हमारा एक ही एजेंडा है, आपकी डिफिकल्टी को ईजी करना हमारा टास्क है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि अपनी बातों को जितना जल्दी हो सके और जितना ईजी हो सके हम तक के पहुंचाइए और हम उस पर आगे काम करेंगे। आप चाहेंगे तो इस वीडियो के कमेंट में भी अपनी बातों को रख सकते हैं कि और अगर हमको किसी टॉपिक पे बात करनी है जिस पे आप चाहेंगे कि सर ये टॉपिक हमको हम चाहते हैं कि बताइए, हम किस किस तरह से इन चीज़ों को और समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम ज़रूर उस पर काम करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट, बच्चों का ख्याल रखिए और एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाइए ताकि बच्चे जो है यहाँ से अपने एक अच्छे हैबिट को कंटिन्यू कर सके। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।